जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं धातुओं की उपस्थिति या धातुओं की प्राप्ति। हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे थे और मेटल नॉन मेटल में हम लोगों ने पिछले टॉपिक तक ये पढ़ लिया था कि मेटल्स नॉन मेटल से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बंध बनता है, ये बात हो गई। अब यहाँ से एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है धातुओं की उपस्थिति या प्राप्ति। कैसे धातुओं को प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहली बात है, धातुओं को भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है। भूपर्पटी यानी अर्थ की जो सरफेस है, क्रस्ट है, उससे निकाला जाता है। जमीन के अंदर से ही खोद के धातुएं निकाली जाती हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। क्या है? भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है, ऊपर आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि धातुएं जो होती हैं, हमने आपको धातुओं की क्रियाशीलता की एक श्रेणी बताई थी। वो श्रेणी आपको बताई थी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, है ना? यही तो चल रहा था। फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg यानी ये क्या है? मरकरी, फिर Ag सिल्वर और फिर Au गोल्ड। ये बताया ये धातुओं की क्रियाशीलता की एक श्रेणी बताई थी। कई बार हम बता चुके हैं, आप लोगों ने याद भी कर ली होगी, अब तो आधे से ज़्यादा लोगों को याद भी होगी। तो धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं वो ऊपर होती है, जो कम क्रियाशील होती है वो नीचे होती है। अभी हमने आपको बताया कि धातुएं कहाँ हैं? अर्थ में कई जोन होते हैं। जो आपकी अर्थ है, जमीन है, इस जमीन में कई लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की तरफ आपको पिघली हुई अवस्था में धातुएं मिलती हैं, आयनिक रूप में भी हो जाती है, इतनी गर्म होती है, लावा जो उसके ऊपर आएंगे और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये क्रस्ट मिलती है, फिर ये मेंटल होती है। ठीक, ये जो अर्थ की क्रस्ट है, ये वाली सतह कई किलोमीटर नीचे तक ये होती है। अर्थ की टोटल त्रिज्या जो है वो 6400 किलोमीटर है। अर्थ की टोटल त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर की है। तो इसमें जो ऊपर वाली कुछ किलोमीटर की सतह है उसे अर्थ की क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। इसी के अंदर से खोद के धातुओं को निकाला जाता है। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया। धातुएं कहाँ से निकल रही है? अर्थ से निकल रही है। कुछ धातुएं जो है वो कहाँ? समुद्र में, पानी में लवण के रूप में मिलेगी। कुछ धातुएं समुद्र में लवण के रूप में भी मिलती है। अब जो धातुएं हैं जो यहाँ पे मिल रही है वो अपनी क्रियाशीलता के आधार पर क्या करती है? जमीन के कुछ कणों से मिल जाती है। तो जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, कैल्शियम हो गई, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करेंगे। तो ये खाली नहीं बैठेंगे, ये किसी दूसरे के साथ में क्रिया कर लेंगी और बॉन्ड बना के एक नया कोई यौगिक के रूप में मिलेंगी। ठीक, कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में मिलेंगी, जैसे यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड है और प्लैटिनम, ये बिल्कुल मुक्त अवस्था में मिलेंगी, सबसे कम क्रियाशील है। जो सबसे कम क्रियाशील है वो किसी के साथ क्रिया तो करेंगे नहीं, तो वो किस रूप में मिलेगी? मुक्त अवस्था में मिलेगी। तो यहाँ पे धातुएं दो रूप में मिलेगी आपको, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में, और दूसरी होती है संयुक्त अवस्था में। जो धातुएं अधिक क्रियाशील होंगी वो संयुक्त अवस्था में मिलेंगी, जो कम क्रियाशील होंगी वो मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में मिलेगी। क्लियर है ये बात? ठीक, अब जरा देखते हैं कि मुक्त अवस्था में क्या लिखना है आपको। वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र रूप में मिलती हैं। तो हमने क्या लिखना है इसमें? जो कम क्रियाशील होती हैं, नोट्स बनाने का तरीका बता दे रहे हैं, जो कम क्रियाशील होती हैं वो मुक्त अवस्था में मिलती है। नाम में क्या आ जाएगा? Ag, Au और प्लैटिनम। Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड और ये प्लैटिनम। ठीक, ये तीनों किस रूप में मिल रही है आपको? मुक्त अवस्था में मिल रही है। अब संयुक्त अवस्था में कौन सी मिलेंगी? जो ज्यादा क्रियाशील है तो संयुक्त अवस्था मिल जाएंगी, जैसे सोडियम। अब इसमें क्या लिखना है? वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, अर्थात अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये आपको किस रूप में मिल रही है? ये संयुक्त अवस्था में मिलेगी। आगे लगा देना क्योंकि इसके आगे और भी होंगी। ठीक है, ठीक। इसके बाद कुछ धातुएं ऐसी हैं जो संयुक्त अवस्था में भी मिल सकती हैं और मुक्त रूप में भी मिल सकती हैं। तो कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों रूप में पाई जाती है, जैसे कॉपर, Ag, Fe। ये हो गई कॉपर, Ag,
बना के। तो संयुक्त रूप में भी मिल सकती हैं और मुक्त अवस्था में भी मिल सकती हैं। ठीक, अब एक नोट और लिखना है आपको, सबसे ज्यादा सबसे कम का। तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन जो है, इस भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? यस सर। और ये कौन है ऑक्सीजन? धातु क्या धातु? अधातु। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होने वाली धातु है। ये याद रखिएगा, कोई पूछे कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा धातु कौन सी मिलती है? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा अधातु कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ से एक और नया टॉपिक खुलता है, बात आती है खनिज, मिनरल्स। इन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इसके लिए छोटी सी हम आपको एक कहानी सी बताते हैं और उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे टीचर ने हमको बताई थी, हम आपको बताए दे रहे हैं ऐसी कहानी, आप किसी दूसरे को बता देंगे। कहानी ये है कि उन्होंने हमें बताया, कहने लगे कि जो हमारी जो रेत होती है, नदी के आसपास जो रेत है, सैंड, उस रेत में आप देखेंगे चमकीले चमकीले कण पाए जा रहे हैं। यस सर। ठीक है, अगर मान लो कि वो कण क्या हो, वो सिल्वर, चांदी, चमक रहे हैं, चांदी है, और ये बात तुम्हें पता चल जाए कि इस नदी के आसपास चांदी पड़ी हुई है, इतनी ढेर सारी चमक रही है, तो तुम तो कहोगे कि आज भाई मम्मी मेरा खाना पैक कर दो, हम जा रहे हैं आज चांदी लेके आएंगे शाम में। तुम अपना खाना वाना पैक करा के अपना लेके गए, सुबह से जुटना शुरू किया और चांदी को इकट्ठा कर रहे हो। तो छोटे छोटे रेत के वो छोटे छोटे चमकीले कण हैं, तुम उन्हें अपना इकट्ठा करते हुए शाम आ गई। जब शाम आ गई तुमने देखा इतने कण तुम्हारे इकट्ठा हो गए, है ना? इतना ही कर पाओगे पूरे दिन में, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो तुमने जो इतने कण थे तुम लेके गए सुनार के पास, तुमने कहा ये भैया चांदी हमारी बेचना चाह रहे हैं देसी लोग। तो जब उसने खरीदी तो कहने लगा ऐसा है, इसके तुम 50-60 रुपये बनते हैं, ले लो, तुम्हें सही है, क्योंकि इतनी हल्की भी होएगी वो। अब आप पूरे दिन में आपने खाना खाया कितना, 200-300 रुपये खाना खा गए हैं, और आपको शाम में चांदी कितनी मिली? 50 रुपये की। तो क्या फायदा भाई ऐसी चांदी का? आपको तो नुकसान है, इसीलिए वो पड़ी हुई है ना? रेत पड़ी हुई, कोई चांदी मिल ही नहीं रहा है उसमें से, क्योंकि पता है कि अधिक लागत में कम धातु मिल रही है। चांदी धातु है तो ज्यादा लागत लग गई, खाना पीना ज्यादा चला गया, मेहनत ज्यादा लग गई, और धातु मिली 50 रुपए की, तो ये तो बेकार हो गया। तो ऐसे ही पृथ्वी में बहुत सारी चीजें जो संयुक्त अवस्था में मिल रही है, मुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था में मिल रही है, उसमें मिट्टी भी है, गंदगी सारी जुड़ी हुई है, उन्हें क्या कह रहे हैं हम? उन्हें कह देते हैं खनिज। उन्हें क्या कह देते हैं? खनिज। खनिज कह देते हैं। पृथ्वी के अंदर सब मिल रहा है, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, सब कुछ है, लेकिन वो सब किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है, संयुक्त अवस्था में है। उसे हमने क्या कह दिया? खनिज कह दिया। तो खनिज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें क्या कह देते हैं? खनिज कह देते हैं। परिभाषा समझ में आई खनिज की? कि प्रकृति में धातुएं जिस रूप में, अब ये एल्युमिनियम, ये ऐसा नहीं मिलेगा Am लिखा हुआ, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिल सकता है, Al2O3 के रूप में मिल सकता है। तो जिस रूप में पाई जा रही है उसे हमने क्या कह दिया है? खनिज कह दिया है। लेकिन अब उन खनिजों से हमें धातु निकालना है, उन खनिजों से हमें क्या करना है? धातु निकालना है। तो ऐसे खनिज जिनसे धातुएं कम लागत में अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कह देते हैं? अयस्क, यानी ओर कहते हैं। मिनरल्स ये हो गए, ओर्स ये अयस्क। समझ में आई बात है नहीं? तो खनिज की परिभाषा क्या होगी? प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जा रही हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और अयस्क की परिभाषा क्या होगी? वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता के साथ किया जाता है, यानी कम खर्च में किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे देखिए खनिज को छोड़ दे रहे हैं, अब हम लोग अयस्कों के ऊपर चल रहे हैं और कुछ अयस्कों की एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं, उस लिस्ट को देख लेंगे। ये आपके जो अयस्क हैं, इन अयस्कों को हमने यहाँ पे लिस्ट अप कर दिया है। कुछ चीज़ें अभी इसमें बची हुई हैं, उनको हम बाद में बताएंगे। देखिए आयरन ऑक्साइड के अयस्क, ऑक्साइड अयस्कों को कई तरीके से बांटा गया है। जैसे अगर कुछ किताबों में लिखा हुआ है जैसे आयरन के अयस्क, एल्युमिनियम के, कैल्शियम के, जिंक के, कॉपर के, लेड के,
कुछ को इस तरीके से डिस्टर्ब किया गया। कुछ में यहाँ लिखा गया ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, क्लोराइड। हम आपको बता दे रहे हैं, चीज़ें समझ लीजिएगा। यहाँ फिलहाल में ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और क्लोराइड के बारे में हम आपको बात बता दें, फिर हम आपको इसको आयरन और उन सब में भी बता देंगे। ऑक्साइड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन लगी होगी, जो अयस्क जिसमें ऑक्सीजन लगी होगी वो ऑक्साइड। जैसे आपने कहा बॉक्साइड An2O3.2H2, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, क्यूप्राइट Cu2O, जिंकाइट ZnO। देखिए इन सब में O लगा हुआ है, इसलिए ये ऑक्साइड अयस्क कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क की बात करी जाए तो इसमें आता है कैलेमाइन ZnCO3, लाइमस्टोन CaCO3। जब भी कार्बोनेट आएगा CO3 लगा होगा। कार्बोनेट का मतलब क्या है? CO3 लगा होगा। सल्फाइड में क्या लगा होगा? सल्फर लगा होगा। जैसे कॉपर पाइराइड CuFeS2, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉपर पाइराइड, कॉपर का अयस्क है CuFeS2। अर्जेंटाइट Ag2S, जिंक ब्लेंड ZnS, ये भी बहुत पूछा गया है। सिनेबार HBS, गैलेना PbS, ठीक है, लेड सल्फाइड। अब आ जाते हैं क्लोराइड अयस्क जिसमें Cl लगा होगा, वो क्लोराइड हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर AgCl, कार्नेलाइट KCl MgCl.6H2, ये पूरा एक कार्नेलाइट। यहाँ तक तो बात हो गई आपकी ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, क्लोराइड। आप इस रूप में लिख सकते हैं। एक लिस्टिंग हम और कर दे रहे हैं, एक लिस्टअप हम और कर दे रहे हैं, उसको जरा समझिएगा। यहीं पे ही अब यहाँ पे हमने इनको लिस्टिंग कर दी है इस तरीके से, आयरन के, एल्युमिनियम के, कैल्शियम के, जिंक के, कॉपर के और लेड के। आप इसी में से ढूंढ लीजिए। ये हमने जो लिखे हुए थे इन्हीं में से कुछ कॉपर के होंगे, कुछ आयरन के होंगे, कुछ लेड के होंगे। ये देखिए आयरन में जैसे आपने कहा हेमेटाइट, हेमेटाइट का क्या फॉर्मूला होता है? ये हेमेटाइट होता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला ये होता है। आयरन पाइराइट FeS2, ठीक, ये आयरन के हो गए। एल्युमिनियम क्या आ गया? बॉक्साइट, बॉक्साइट में लिखा है, ये लिखा है, फॉर्मूला आपको मिल गया। कैल्शियम क्या हो गया? जिप्सम और फ्लोरस्पार CaSO4.2H2, जिप्सम, ये आपने पढ़ा है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते थे। फ्लोरस्पार CaF2 हो गया। जिंक के हो गए आपके कौन से? देखिए जिंक। कैलेमाइन पहला हो गया, कैलेमाइन, ठीक है, ये भी जिंक का है। इसके अलावा जिंक देखिए कहीं और सेटल लगा हुआ है, ये जिंक ब्लेंड इसमें हो गया, ठीक। कॉपर देखिए, कॉपर में आ गया कॉपर पाइराइड, ठीक, और कहीं कॉपर है, आप देखिए कहीं और कॉपर होगा, ये हो गया कॉपर पाइराइड और जिंकाइट। ये तो Zn का, एक कॉपर पाइराइड आया। ऐसे ही लेड, गैलेना आपने पढ़ा कहीं, लेड हो गया। तो ये आपको याद करना है, ये किसके किसके अयस्क में पूछे जाते हैं। ये लेड का अयस्क क्या है? गैलेना है। कॉपर का क्या है? कॉपर पाइराइड। हेमेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ये पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी टेबल से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये करना है और फिर ये आपको याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लगभग सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? धातुओं का निष्कर्षण। अब ये तो पता चल गया कि CaSO4.2H2 है, इसमें से कैल्शियम कैसे निकलेगा। बॉक्साइड हमें ये तो पता चल गया Al2O3.2H2 होता है, लेकिन कैसे एल्युमिनियम निकलेगा, इसके ऊपर धातुओं का निष्कर्षण पूरी विधियां हैं। तो विधियों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है।